हाँ, क्या पढ़े थे पिछली क्लास में? पावर। पावर पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चन लगाए? डीपीपी मिला है? पावर वाला सेक्शन किए? नहीं ना? कर लिए पक्का तुम लोगों ने? पावर डीपीपी किए? नहीं किए, क्यों? हाँ, हाँ। तो उस पर क्वेश्चन भी लगाए, पावर के क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज हमारा होने वाला क्या है? आज नहीं, लास्ट नहीं है आज। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल और बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल ना, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। इससे पहले हमने पावर रेटिंग पढ़ा, बल्ब्स इन सीरीज, बल्ब्स इन पैरेलल पढ़ लिया था। अब आगे है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? व्यवसाय, व्यवसायिक। जैसे मान लो कि कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, मतलब जिसमें हम रहते नहीं, रेसिडेंशियल नहीं होता वो, कॉमर्शियल होता है। जैसे हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ हमारा घर है, वो क्या है? रेसिडेंशियल पर्पज के लिए होता है, हाउस होल्ड होता है। और जो जहाँ पर हमारा बिजनेस चल रहा होता है, वो कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए होता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का खपत क्या होता है? ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बड़े बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। छोटा मोटा यूनिट हमारा किलोवाट वगैरह जो है हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, वाट जो है हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि घर की खपत थोड़ी कम रहती है। तो जैसे जैसे हम क्या होते हैं, ज़्यादा यूनिट का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा बिल आता है वहाँ पर हम कॉमर्शियल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या? उससे बड़े यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किलोवाट होता है, किलोवाट के बाद मेगावाट आता है। ठीक है, मेगावाट, या उसके बाद जाओगे तो बहुत सारा पावर बढ़ाते जाओगे तो पिकोवाट आता है, या फिर हेप्टोवाट आता है, ये सारा होता है। लेकिन हम जनरली पढ़ते हैं मेगावाट तक। ठीक है, मेगावाट तक पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। कोई भी एनर्जी का यूनिट है, अगर मैक्सिमम एनर्जी की यूनिट हम लिखते हैं तो वो मेगावाट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एज जूल एज रिप्रेजेंट very small quantity, thus it is inconvenience use it for a large value such as for household or commercial purposes। तो हमारी जूल क्या होती है? एक छोटी यूनिट होती है एनर्जी की। ठीक है, उसके बाद 10 वी नीड अ लार्ज यूनिट नॉन एज किलोवाट आवर। ठीक है, इससे बड़े यूनिट हमें चाहिए होता है कमर्शियल यूज के लिए, किलोवाट आवर। इसको हम क्या कहते हैं? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर, ये होता है हमारा क्या? कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या होता है? इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस ऑफ 100 वाट्स इन 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे घरों में लगे हुए हैं, वो क्या कर रहा है? 1000 वाट जो पावर है इस्तेमाल कर रहा है, कितने देर में? 1 आवर में। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है?
हमारे घरों में एक यूनिट कहलाता है। ठीक है, तुमने देखा कभी मीटर रीडिंग किए हो तुम लोग? नहीं किया होगा अभी तक। मीटर में रीडिंग आता है किलोवाट आवर में, जो जिसके हिसाब से हमें बिजली बिल देना होता है ना, वो किलोवाट KWH लिखा रहता है। ठीक है, KWH लिखा रहता है, उसको बार बार दबाने से ना वो किलोवाट आवर लिखता है। जो जहाँ पे किलोवाट आवर रहे वही समझ लेना तुम्हारा क्या है, यूनिट है। जैसे मान लो कि तुमने आज देखा है तुम्हारे मीटर में लिखा हुआ है 200 किलो वाट आवर, ये लिखा हुआ है। तुम अगर 10 दिन के बाद देखोगे, हो सकता है ये बढ़ के हो जाएगा 210 किलो वाट आवर। ठीक है, 210 किलो वाट आवर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बढ़ रहा है, अभी 10 यूनिट तुम्हारा क्या हो गया, खपत हुआ है। ठीक है, 10 यूनिट क्या हुआ, खपत हुआ। तो ये जहां पर तुमको दिखेगा किलो वाट आवर, इसका मतलब क्या हुआ है, ये यूनिट है। किसका है, कॉमर्शियल यूनिट होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 1000 वाट 1 घंटे में खपत कर दे रहा है, तो वो क्या होगा, 1 किलोवाट आवर कहलाएगा। और वही क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, 1 यूनिट होता है जिसके हिसाब से हम बिजली बिल पे करते हैं। अगर हमें बिजली बिल देना होगा, मान लो हमारे मीटर में पहले 200 किलोवाट आवर दिखा रहा था, अब हो गया कितना, 210 किलोवाट आवर। इसका मतलब यूनिट कितना हो गया यहाँ पर, यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, 210 माइनस 200 कर लेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 10 यूनिट्स। अब हर यूनिट, अब हर जगह क्या होता है, अलग अलग यूनिट का रेट रहता है। ठीक है, यूनिट में मान लो 1 यूनिट का पूर्णिया की बात करो तो 8 रुपए पर यूनिट लगता है। 1 यूनिट खर्च करोगे कितने रुपए देने होंगे, 8 रुपए। तो तुमने कितना यूनिट इस्तेमाल किया है, 10। तो 10 यूनिट का मतलब क्या होगा, 80 रुपए तुम्हारा बिजली बिल आया। ठीक है, 80 रुपए तुम्हारा बिजली बिल आया है। तो इस तरह से तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर बिजली बिल कैलकुलेशन आता है। लेकिन हम एक एक इक्विपमेंट से एक एक इक्विपमेंट से ये कैलकुलेट करेंगे तुम्हारे घर में जो लगे हुए हैं उससे कि कितना बिजली बिल आ सकता है। अगर हम कितना चलाते हैं ये तुम्हें पता रहता है कि हमारे घर में हम फैन लगे हैं, 4 फैन हैं, 4 फैन 60-60 वाट का आता है। ठीक है, 60-60 वाट का आता है, कितना देर चलता है। उसके बाद टीवी है, फ्रीज है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है, फ़ोन है, ये सारी चीज़ें चार्जर वगैरह मिला के कि हमारे घर में कितने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है और वो कितने कितने वाट के हैं, कितने घंटा चलता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, बिजली बिल अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज बिजली बिल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो वही अभी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमारा क्या है यहाँ पर, सबसे पहली बात कि किलो वाट आवर क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, किलोवाट आवर हमारा क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी अप्लायंसेस ऑफ 1000 वाट्स इन 1 आवर। 1000 वाट अगर 1 घंटे के अंदर तुम्हारा किसी अप्लायंसेस ने कंज्यूम कर लिया एनर्जी, तो वो क्या होगा, वही क्या होगा, 1 किलोवाट होगा। और वही क्या होता है, 1 यूनिट भी होता है। 1000 वाट, 1000 किलोवाट को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं, जिसके हिसाब से हमें बिजली बिल देना होता है। इसको नोट करोगे, कर ही लो।
तुम अपने घर में भी बिजली बिल कैलकुलेट कर सकते हो। 1 घंटे का ही देख लेना कि 1 घंटे में तुम्हारे घर में कितना आया। तुम अपने मीटर से चेक करना, और तुम अपने घर में जो इक्विपमेंट चल रहा है उसका वोल्टेज देखो, और उस तरह से उसका बिजली बिल यूनिट कैलकुलेट करना कि कितना आता है। अभी बता दूंगा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हो गया। अब ये क्या है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर और जूल। ये क्या है, किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, उसको हम देखते हैं किस तरह से आता है ये रिलेशन। ये तो तुमको सिर्फ लिखा हुआ है ना, इसको निकालने की कोशिश करते हैं जूल में। ठीक है, किलोवाट आवर को क्या करेंगे, जूल में निकालने की कोशिश करेंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट और आवर, इसको हम क्या करेंगे ना, जूल्स में जो 1 किलोवाट आवर है जूल पर सेकेंड इंटू जूल करेंगे तो ये तुम्हारा इस तरह से आएगा। अब इसको दिखाते ये आखिर आया कैसे है, कितना जूल होता है एनर्जी, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी की यूनिट है ना, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल आती है ना, जूल आती है। तो एक बात बताओ, पावर इक्वल टू क्या बताया था हमने, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या है, वही वही हीट प्रोड्यूस या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, P इंटू टी। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट इंटू सेकेंड, वाट सेकेंड। हाँ वाट सेकेंड ना। तो बताओ यहाँ पर जो किलो वाट, यहाँ पर वाट आवर है, यहाँ पर होना क्या चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, वाट सेकेंड होना चाहिए, और किलो की जगह क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, किलो की जगह क्या होना चाहिए, वाट होना चाहिए। तो हम किलो को हटाएंगे यहाँ से, और आवर है तो आवर को भी हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, आवर को भी यहाँ से हटाएंगे। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हटाने के लिए किलो वाट को हम क्या करेंगे, वाट में चेंज करेंगे ना। तो 1 किलोवाट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, इसको लिखोगे 1000 वाट, 1000 वाट इंटू, वाट तो आ गया, अब आएगा हमारा किसको, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, इसको हम क्या कहेंगे, 1 भी तो कह सकते हैं ना, 1 इस तरह से लिख सकते हो इसको। अगर ये सिंगल है इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1 आवर। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स हुए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये इसको मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा तुम्हें, 3650, ये क्या होगा, वाट सेकेंड, इंप्लाई दैट 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 6 जूल हो जाएगा क्या। हाँ वाट सेकेंड किसका यूनिट था, नहीं वाट होगा ना, वाट सेकेंड किसका यूनिट था, P इक्वल टू क्या होता है, W/T। तो W इक्वल टू क्या, PT ना, वाट सेकेंड तो कि तुम्हारा क्या आ गया, जूल ही आएगा ना, जूल ही आएगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना जूल एनर्जी, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। ये होता है किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन। तो अगर 1 किलोवाट लिखा है तो इसका मतलब तुमने कितना जूल एनर्जी इस्तेमाल किया है, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल एनर्जी इस्तेमाल किया है, इतनी एनर्जी तुमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक, अच्छा जूल को अगर 1 किलोवाट आवर को सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, सीजीएस यूनिट पता है, सीजीएस यूनिट नहीं पता है, एमकेएस यूनिट पता है, नहीं पता है। एमकेएस का मतलब होता है
एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में हम क्या करते हैं, मास का एसआई यूनिट क्या लेते हैं, किलोग्राम। हाँ, उसके बाद टाइम का यूनिट क्या लेते हैं, सेकेंड ही लेते हैं। और लेंथ का यूनिट क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं। लेकिन अगर सीजीएस की बात करते हैं तो सीजीएस में क्या होता है ना, सीजीएस यूनिट एक होता है हमारा, अरे यार, एक होता है हमारा क्या, एम के एस, दूसरा होता है सी जी एस। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, एम मतलब क्या है, ये है मीटर, ये क्या है, मीटर है। और ये क्या है, किलोग्राम है। और ये क्या है, सेकेंड है। ये क्या होता है भाई, सेंटीमीटर। और ये क्या होता है, ग्राम। और ये सेकेंड। ठीक, ये इस तरह से क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड से कन्वर्ट करके किस में लाना होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में लाना होता है। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन छोड़ो, उतना हमें इससे ज़्यादा लेना देना है नहीं। ये यूनिट कन्वर्जन तुम्हें नाइन्थ में ही था, इधर तुम्हें आएगा नहीं, सीजीएस में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करने को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 किलोवाट आवर में हमारा होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी। ठीक, तो एक यूनिट में अगर तुमसे पूछे एक यूनिट में कितना एनर्जी होगा, तो इतना ही एनर्जी क्या दोगे, वही वहां पर लिखा हुआ था। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो उसको कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाएगा तुम्हारा। क्या हुआ अक्षत, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मेगावाट ये सब बता दिया था ना, मेगावाट, किलोवाट और एक हॉर्स पावर बता दिया था। जी पहले बता दिया था तुम्हें, पिछले वाले लेक्चर में बताया होगा ना। अच्छा अच्छा, तब तो उसको बताने की जरूरत है नहीं। वो तो पावर की यूनिट बताई थी ना, ये एनर्जी की यूनिट है, किलोवाट आवर। हो गया। अब है बेसिक कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल। कैसे बिल कैलकुलेट करना है। तुम्हारे घरों में जो चीज़ें लगी हैं, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, गीज़र है, मोटर लगे हैं, बल्ब जले हैं, हाँ, इतनी सारी चीज़ें लगे हैं। तो उससे बिजली बिल जो तुम्हारा हमेशा महीने में आता रहता है, वो किस हिसाब से कैलकुलेशन कैलकुलेशन उसका होता है। क्या तुम अपने से कर सकते हो या सिर्फ उसका मीटर ही करेगा। अपने से भी कर सकते हो, कैसे करेंगे, हमें करना क्या है, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो देखो हम मान लेते कि तुम्हारे घरों में क्या है ना, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, हम लिमिटेड लेते ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा आसान होगा, थोड़े जल्दी समय में हो जाएगा। लेकिन बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हम बिजली बिल कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि तुम्हारे घर में कितने हैं, 5 फैन है। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे घर में कितने फैन है, 5 फैन। ठीक है, और सबके कितने, सबके एक वाटेज होता है, सबकी रेटिंग होती है, वो कितने वाट का है ये लिखा रहता है ना उस पे, होता है कि नहीं है। जैसे एक बल्ब देखो, बल्ब पे लिखा रहता है 10 वाट का, 100 वाट का लिखा रहता है। उसी तरह फैन पे लिखा रहता है 60 वाट, 70 वाट, 80 वाट, सब पे अलग अलग रहता है। ठीक है, ये फैन है भाई, ये मेरा 60 वाट का। ठीक है, और उसके बाद और क्या है, हमारे घर में एक टीवी है, एक टीवी, और ये मान लेते हैं ये है हमारा 100 वाट का है। ठीक, एक फ्रीज है, एक फ्रीज है, ये कितने वाट का है, ये है लगभग हमारा 350 वाट का। उसके बाद एक मोटर है, एक मोटर है,
और ये कितने का है? मोटर कितने का होता है? तुमने मोटर के बारे में क्या पढ़ा है कि क्या सुना है? पढ़ा तो नहीं है, क्या क्या सुना है मोटर के बारे में? कितने एचपी का मोटर है? 2 HP का है, 1.5 HP का है, कि 1 HP का है, कि हाफ HP का है? सुना है ऐसा? हॉर्स पावर। और 1 HP में कितना वाट होता है पता है ना? 746 वाट होता है ना। तो जो हमारे घरों में मोटर लगे रहते हैं, जिसका घर बड़ा होता है वो ज़्यादा वाटेज का मोटर लगाता है। कोई लगाता है 2 HP का, तो कोई 1.5 HP का, कोई 1 HP का, कोई हाफ HP का भी लगाता है, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमारे घर में कितना लोग है, कितना पानी हमें चलाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक एवरेज फैमिली है, उसमें क्या किया, 1 HP का मोटर लगा हुआ है। ठीक है, 1 HP का मतलब कितना है? 746 वाट का 1 HP का मोटर लगा दिया उसने। ठीक, अब है, अरे इसको तो करना पड़ेगा, तो इधर लाना होगा, और ये आएगा ही नहीं, कैसे आएगा? अच्छा, आएगा कैसे? नहीं आएगा, छोड़ो, वैसे इधर लिखना चाहिए था। लिख ही लेते हैं यार इसको इधर, क्योंकि उधर कैलकुलेशन में तुम्हारा जगह नहीं बचने वाला, कैलकुलेशन में जगह ही नहीं बचेगी। एक क्या लिखा था पहले? नहीं, 5 फैन था ना, 5 फैन 60 वाट का। उसके बाद 1 TV था 100 वाट का, क्योंकि आजकल एलईडी आ गई ना। उसके बाद 1 फ्रिज 360 350 350 वाट का। उसके बाद 1 मोटर था 746 वाट का। इसको मैं क्या करता हूँ ना, 50 कर देता हूँ कैलकुलेशन के आसान होने के कारण से। उसके बाद बल्ब सी लगे रहते हैं, मान लेते हैं कि ये 10 वाट का हमारे पास बल्ब है और वो 10 है। ठीक है, 10 वाट का बल्ब है, 10 बल्ब है, और कितने हैं ये? 10 है, तो कितने हो गए? 10 × 10 वाट हो गया। इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, और कुछ होता है हमारे घरों में? ये चार्जर वार्जर छोटी छोटी चीज़ों को काउंट नहीं करते, छोड़ देते हैं भैया। बस एक बेसिक हमें क्या करना, आइडिया लेना कि किस तरह से बिजली बिल कैलकुलेट करना है। अब ये है कि सबका वाटेज हमें लिखना है। 5 है, 5 फैन है, तो 5 हमें कितना वाटेज दिया? वाटेज कितना आया? 300 वाट। उसके बाद ये, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, इसको भी एक ही है, तो ये क्या होगा? 350 वाट आ गया। एक ही मोटर है, 750 वाट आ गया। और ये कितना आएगा? 100 वाट आएगा। ठीक, अब जरूरी तो नहीं कि सारी चीजें जो है सेम टाइम के लिए चल रहा होता है। फैन अलग टाइम के लिए चल रहा होता है, बल्ब अलग अलग टाइम के लिए चल रहा होता है, टीवी अलग के लिए, फ्रिज अलग के लिए चल रहा होता है, सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। अब सबको क्या करना होता है ना, जो उसका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से मल्टीप्लाई कर देना होता है, आवर में, लेकिन मिनट्स में नहीं, हमें घंटे में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें किलो वाट आवर निकालना है। ठीक है, तो बताओ, अभी तो वाट आया ना, अब ये अलग टाइम के लिए चल रहा होगा। ये जो 5 फैन है हमारे घर में लगे हैं, ये इसमें से कोई चल रहा होगा, मान लो एक फैन होगा जो तुम्हारे दादी के घर का होगा, दादी के रूम का होगा। दादी तो कहीं जाती नहीं, घर में रहेगी, तो गर्मियों में हमेशा क्या होगा, 24 घंटे उनका फैन चलता ही रहेगा, ये मान के चलेंगे। जो हॉल में होगा, जब तक हॉल में बैठा तब तक चला, उसके बाद बंद। जो बेडरूम में है, रात भर तो पक्का चलेगा, दिन में सुबह भी चलता ही रहेगा। हाँ, टीवी वाले रूम में, टीवी वाले रूम की बात करूँ, उसमें भी जब टीवी देखोगे तब चलेगा, बाद बाकी नहीं चलेगा। किचन में जो फैन चल रहा है वो भी जब तक किचन में हो तब तक चलेगा।
बरामदे वाला, जब तक बरामदे में बैठो तब तक चलेगा। तो हम एवरेज मान लेते हैं कि साढ़े के साढ़े फैन 10 घंटे के लिए चला। ठीक है, एवरेज हमने माना क्या कि 10 आवर्स के लिए साढ़े फैन चल रहे थे। उसके बाद एक टीवी है, टीवी एक घर में कितना देर चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। चलो कुछ नटखट बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे के हिसाब से इसको बढ़ा देते हैं, बच्चे के लिए हिसाब से बढ़ा देते हैं। कितना कर दे इसको बताओ, हाँ 10 घंटा, ये कितना किया था 10 आवर्स किया था, और इसको क्या कर दें, ये 5 आवर्स कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है, एक फ्रीज है, फ्रिज लगभग 24 आवर चलता रहता है, 24 आवर चलता है। चलो बीच में लाइट वाइट चली जाती है, हम 20 कर लेते, राउंड ऑफ करके 20 कर लेते हैं, हैं 20 कर लेते हैं इसको। उसके बाद एक मोटर है जो 24 घंटे में एक बार चलता है, टैंकी फुल हो जाता है, या कभी कभी 2 बार भी चल जाता है जब ज़्यादा पानी का खपत होता है। तो मान लेते हैं कि 2 घंटा, आधा घंटा फुल हो जाता है, तुम्हारा 2 HP का है, तो हो तो गया, फिर बात तो बराबर ही हो जाएगा ना। 1 घंटा, चलो इसको मैं 1 घंटा ही कर लेता हूँ, 1 घंटा कर लेता हूँ। उसके बाद जो 10 बल्ब है, एवरेज मान लेते हैं 15 घंटा। 15 घंटा क्यों, 10 घंटा, रात भर ही ना, 24 घंटे कौन जलाता भाई। हाँ ठीक है, अब हमारा क्या किस में आएगा, ये वाट आवर में आएगा सारा का सारा। अब सबको क्या करना है ना, बराबर करना है। अब ये बताओ कितना वाट आवर हो गया, 3000, ये हो गया हमारा 3000 वाट आवर। ये आया 3000 वाट आवर। ये कितना आएगा 500 वाट आवर। ये कितना होगा 70, 700 गया 7500, नहीं 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 7000 ना, 7000 वाट आवर। उसके बाद ये कितना देगा हमें 750 को नीचे 750 वाट आवर। उसके बाद ये कितना देगा 1000 वाट आवर। अब सबको जोड़ दो, अब टोटल कर दो वाट आवर कितना आया, टोटल वाट आवर कितना होगा 1000 7000 8000 प्लस 3000 11 प्लस ये कितना हो जाएगा 8, 11,800 क्या, हाँ नहीं 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 12 11 12,000 एंड कितना बताओ कोई जोड़ के, अरे 8000 हुआ 12,250 वाट आवर हुआ। लेकिन हमें क्या करना है, कॉमर्शियल यूनिट में लाना है। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर होता है ना। तब इसको किलो वाट आवर में लाने के लिए क्या करोगे, ये वाट आवर है, 1000 से क्या करोगे डिवाइड कर लोगे। तो कॉमर्शियल यूनिट में लाने के लिए क्या होगा टोटल, अब क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर लोगे, 1000 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 12,250 है, क्या होगा 12.25 किलो वाट आवर। ये हो गया तुम्हारा कॉमर्शियल यूनिट में जो तुम्हें निकालना था यूनिट। अब कितना यूनिट आ गया, ये आया तुम्हारे एक दिन का है, ये तुम्हारे एक दिन का 24 घंटे के अंदर जो तुमने बिजली बिल खपत किया, कितना किलोवाट आवर को तुमने खपत किया है 12.25 किलोवाट आवर तुमने एनर्जी खपत कर दी। मतलब कितना यूनिट आया तुम्हारे 24 घंटे का, ठीक है 24 घंटे का तुम्हारा 12.25 किलोवाट आवर, ठीक है 12.25 यूनिट आया तुम्हारा 24 घंटे का। अगर वही मान लो तुम्हारा जनवरी महीने का निकालने बोल दे, जनवरी महीने का मतलब क्या 31 से
मल्टीप्लाई कर दोगे। फरवरी का बोले अगर लीप ईयर है तो 28 से मल्टीप्लाई करोगे। एवरेज निकाला हमने ना, तो हम उस क्या करेंगे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। मार्च का बोलेगा 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। अप्रैल बोलेगा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तुम्हारे अप्रैल का कितना यूनिट खर्चा आया, कितना यूनिट बिजली बिल आया, वो तुम निकाल लोगे। ठीक है, ये 24 आवर का हमारा क्या है, एक यूनिट आया कि इतना यूनिट हमने खर्च कर दिए। अब है कि भाई बिल कितना आएगा। बिल निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट इनटू पर यूनिट रेट। ठीक है, तो यहां के लिए तो बिल के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रिक बिल इज इक्वल टू कॉमर्शियल यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्या, पर यूनिट रेट। इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता, रुको जगह है। इस तरह से तुम्हारा क्या निकल आएगा, बिजली बिल निकल आएगा। तो इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करने के लिए कॉमर्शियल यूनिट तुमने निकाला अभी टोटल जो आया। उसके बाद पर यूनिट रेट क्या है, जैसे मान लो कि कहीं कहीं पे लगता है 5 रुपये पर यूनिट, कहीं पे लगता है 10 रुपये पर यूनिट, कहीं पर 8 रुपये पर यूनिट लगता है। तो क्या करोगे, इसको इंटू कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हारा क्या आएगा, वो बिजली बिल आ जाएगा। ठीक है, अगर महीने का निकालना हो तो इसी तरह क्या करोगे, एवरेज ले लोगे। एवरेज लेने के बाद फिर क्या करोगे, टोटल किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लिया उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके, किलोवाट आवर में आ गया। तो अब क्या करना है, उसको पर यूनिट रेट जो चल रहा है, ठीक है, तुम्हारे शहर में जो चल रहा है, तुम्हारे जगह जहां रह रहे हो वहां पर यूनिट रेट क्या चल रहा है, उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। या नहीं तो क्या करो, टोटल एक महीने का तुम क्या करोगे, कॉमर्शियल यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे, उस महीने में कितने दिन होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। और उसके बाद क्या करोगे, पर यूनिट रेट का जो बिजली बिल का रेट जो चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, उस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल जाएगा कि इतने रुपए हमें देने थे या देने हैं। वो तुमने एवरेज निकाला, लेकिन जो मीटर होता है वो एकदम परफेक्ट निकालता है, क्योंकि हम एवरेज लिए हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, कभी इधर कभी उधर, कभी बंद भी रह जाता है, लेकिन हमने सबको माना है। और मीटर क्या करेगा, जितना इस्तेमाल हुआ उतना ही लिखता है, वो धोखा नहीं देता। लेकिन मेरा रूम ओनर है वो धोखेबाज आदमी है, पता है। एक मेन मीटर मेरे रूम में लगा के रखा है, एक मेन मीटर क्या किया, मेरे रूम में लगाया है। और दूसरा जो मीटर है और जो रूम है ना, उसमें मेरे मीटर के बाद क्या किया, उसको कनेक्ट किया है। मेरे मीटर से तार निकाला, वो उस वाले रूम में दिया, फिर मेरे रूम से निकाल के दूसरे वाले रूम में भी कनेक्ट कर दिया है। अब क्या हुआ, मेरे में तो बिजली बिल आएगा किसका, मैंने जो इस्तेमाल किया उसका, और उसने जो इस्तेमाल किया उसका भी आएगा, और उसमें भी उसका बिल आएगा। उससे भी अलग पैसा लेता है, उससे भी अलग पैसा लेता है, मेरे से डबल पैसे लेता है। ठीक है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा करूंगा हंगामा, दूंगा ही नहीं, क्योंकि इस बार दिखा दिया ना उसको कि ऐसा देखो अंकल तुम्हारे घर का क्या हिसाब है, ऐसे बिजली बिल थोड़ी कोई लेता है। तो बोला अब सबका मीटर ही चेंज कर देंगे। मैंने कहा कुछ करो फिर, बहुत अच्छी बात है, सबका बचेगा। हाँ ठीक है, तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, बिजली बिल कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गई बात, तुम कर सकते हो। इस बार घर पे हो, इस बार तुम घर पे छुट्टी में रहोगे तो क्या करोगे, 4 दिन की छुट्टी है ना, 4 दिन का बिजली बिल कैलकुलेट करना, या नहीं तो 24 घंटे का कर लेना। ठीक है, 24 घंटे का कर लेना। इधर से जाना, तुम पहले ये काम कर सकते हो, अगर तुम अपने मीटर के पास पहुंच सकते हो तो वहां पर उसको अगर दबाने वाला होगा, दबाने वाला सिस्टम होगा, दबा के किलोवाट आवर जहां पर लिखा होगा ना, वहां देखना यूनिट लिखा रहेगा। वो किसी का हो सकता है 2000 होगा, किसी का 2500, कुछ भी हो सकता है। वो यूनिट नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, उस दिन का, उस डेट का, उतने बजे का नोट कर लेना। और अगले दिन
उतने ही टाइम पे फिर जाके नोट कर लेना। और तुम क्या करना, उसके बाद तुमने उतने देर में क्या क्या चीजें चलाया, उसका वाटेज क्या क्या है। नहीं पता होगा तो अपने पापा से पूछ लेना कितने वाट का है, ठीक है। और फिर क्या करना, इसी तरीके से बिजली बिल तुम 24 घंटे का कैलकुलेट कर सकते हो। और तुम देखना कि तुम्हारा जो यूनिट आया, तुम्हारा जो यूनिट आया और उसमें जो यूनिट आया, उसका जो डिफरेंस है कितना आया, क्या दोनों का मैच कर रहा है, या एक दो यूनिट इधर उधर हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और फिर देखना कि क्या तुमने सही कैलकुलेट किया है नहीं किया, वो तुमको पता चल जाएगा। फिर उस हिसाब से तुम अपने महीने का भी बिल निकाल सकते हो कि कितना तुम्हारा बिल आने चाहिए और कितना आ रहा है। कहीं कोई मेरे से धोखा तो, मतलब कोई ये मीटर खराब वाला तो नहीं लगा है, धोखा तो नहीं दे रहा है हमारी तरह, ठीक है। तो वो देख लेना। हाँ, समझ में आया ये? हाँ, चलो। अब है बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में दो चीजें आता है, आमीटर आता है और वोल्ट मीटर आता है। आमीटर और वोल्ट मीटर दोनों अलग अलग क्या है, इक्विपमेंट है, जिसका इस्तेमाल हम अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में करते हैं। एक का काम होता है वोल्ट, एक का काम आमीटर का काम होता है क्या, करंट को मेजर करना, और वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी रहना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि आमीटर कनेक्टेड इन ऑप्शन पैरेलल, सीरीज, बोथ और नन ऑफ दिस। आमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है। और यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर इज 0, इंफिनिटी, 10 ओम या नन ऑफ दिस। 0, लेकिन 0 किसी का होता नहीं है, हम आइडियल मान लेते हैं कि भाई ये 0 है, क्योंकि इससे हम मानते ही नहीं कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम बस इससे करंट फ्लो करवाते हैं, हम मानते ही नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी हो रहा है। 0 किसी का वैसे होता नहीं है, हम मान लेते हैं कि भैया इसका 0 है। और कोशिश यही रहती है कि कम से कम रेसिस्टेंस वाला हमें आमीटर मिले, ताकि उससे करंट फ्लो हो तो लॉस ज्यादा एनर्जी का ना हो। तो देखो आमीटर क्या होता है, इट इज यूज टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए आमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम खास करके। उसके बाद वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज मापने के लिए, दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाइड होता है वो कितना है। जैसे मान लो ये बैटरी है ना, बैटरी में क्या है, दो पॉइंट होता है, बैटरी में क्या है, दो पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है, ये मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये बैटरी है ना, ये 3 वोल्ट की बैटरी होती है। तो अगर हमें वोल्ट मीटर लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे एक तार, उसका यहाँ लगाएंगे, दूसरा तार यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ जो वोल्ट मीटर है तो हमें बता देगा कि भाई कितना इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, कितने वोल्ट की बैटरी है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो दो पॉइंट हुआ ना, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है, लगभग 0 हम मान के चलते हैं, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी मान के चल लेते हैं, क्योंकि उससे करंट नहीं जब फ्लो करता है, उससे करंट हमें फ्लो कराना ही नहीं है, हमें बस क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो उधर से करंट फ्लो नहीं करता है, बस हमें दोनों का पोटेंशियल पता चल जाता है, दोनों के बीच में कितना है। उसके बाद इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिक विद द सर्किट एंड इज इट्स एक्यूरेसी इज मोर। अगर ये सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होता है ना तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। जैसे देखो कैसे कनेक्टेड होता है, अगर ये हमारा, अगर ये मान लो कि कोई हमारी सर्किट है ना, तो हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पर मान लो कोई बल्ब लगा दिया, यहाँ कोई बल्ब लगी है इस तरह से, यहाँ स्विच है, स्विच दे दिया, यहाँ पे स्विच दे दिया, ठीक। तो ये क्या है, आमीटर है, यहाँ पर रीडिंग हमें नोट करना होता है। वन, ये इस तरह से,
ये एमीटर होता है, इस तरह से हम क्या करते हैं सीरीज में लगाते हैं। और ये क्या होता है, बल्ब होता है जो एक रेसिस्टर का काम करता है। ठीक है, इस तरह से लगाया जाता है। ये मान लो कि 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ से हमने इस तरह से जोड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सीरीज ही तो है, सीरीज में है ना। इसका जो इसका जो फ्रंट वाला है इसका एंड से जुड़ा है, इसका फ्रंट वाला इससे एंड से जुड़ा है, इस तरह से। तो ये तुम्हारा सीरीज कनेक्शन में। अगर हमें मान लो कि वोल्ट मीटर लगाना होगा तो वोल्ट मीटर हम कहाँ लगाएंगे, हमें मान लो इस यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, हमें इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करना है। तो हम वोल्ट मीटर कहाँ लगाते हैं, हम वोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहां पर हम वोल्ट मीटर लगा देंगे तो क्या पता चलेगा, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता चल जाएगा। अगर ये 5 वोल्ट का है तो यहां भी क्या होगा तुम्हारा 5 वोल्ट ही होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर इस तरह से हम क्या करते हैं पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं। और इधर से कोई भी करंट फ्लो ना करे इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिस्टेंस हाई कर देते हैं, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई कर देते हैं, जिससे इससे इधर करंट ही पास नहीं करेगा। जिधर इसको आसान रास्ता मिलेगा करंट उधर से फ्लो करेगा ना। तो आसान रास्ता कौन सा होगा, जिधर से रेसिस्टेंस कम होगा। हाँ, जिधर से भीड़ भड़ाका कम होगा उधर से करंट क्या होगा, दौड़ जाएगा, इधर छोड़ देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद चेंजिंग ऑफ रेंज इज नॉट पॉसिबल, इसका रेंज चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब इसका जब रेसिस्टेंस ही नहीं है तो रेंज क्या चेंज करोगे। ठीक, और इसका रेंज हम चेंज कर सकते हैं। रेंज, रेंज मतलब चेंजिंग ऑफ रेंज इज नॉट पॉसिबल, चेंजिंग ऑफ रेंज इज पॉसिबल। रेंज का क्या मतलब हो गया भाई, इसका रेंज हम चेंज कर सकते हैं, इसका चेंज नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल है। अच्छा, दो पॉइंट के बीच की बात करता है ना, ये क्या करता है एक सीरीज कनेक्शन में रहता है। अगर यहां से करंट आ ही गया ना तो हमेशा इधर से आ ही जाता रहेगा ना। हाँ, करंट तो हमेशा आ ही जाता रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि एक और बल्ब यहां पर हमने लगा दी होती, ठीक है, एक और बल्ब अगर यहां पर लगा दी होती तो फिर क्या बताओ, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग नहीं हो जाएगा, इसके बीच का अलग हो जाएगा, इसके बीच का अलग हो जाएगा, इसका रेंज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, अभी मान लो ये 5 वोल्ट नाप रहा था दोनों के बीच में, अब क्या करेगा दोनों के बीच में अलग अलग नापेगा। हाँ, एक में कम उसके रेसिस्टेंस के हिसाब से क्या करेगा अलग अलग नापेगा। उसके बाद फॉर आइडियल आमीटर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज जीरो। आइडियल आमीटर के लिए हम जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। लेकिन जीरो रेसिस्टेंस किसी का होता नहीं है, जो भी तार होता है उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता ही होता है। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज इन्फिनिटी, इसका इन्फिनिटी मानते हैं, लेकिन इन्फिनिटी किसी का होता नहीं है, हम मान के चलते क्या इन्फिनिटी है। ठीक है, उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ए। ठीक है, और अगर किसी सर्किट में तुम्हारा आमीटर लगा है तो उसके लिए क्या लिखा रहेगा, वहां पर ए लिखा रहेगा, और वोल्टेज के लिए वी लिखा रहेगा। वोल्ट मीटर के लिए वी लिखा रहता है, आमीटर के लिए ए और वोल्ट मीटर के लिए वी का सिंबल लगा रहेगा तुमको। ठीक, बस इतनी सी बात है दोनों के लिए, इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है जानना ये कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है कि लो होता है। ठीक है, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होता है। और इससे क्या मेजर करते हैं, आमीटर से करंट मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक, नोट कर लो, उसको डिफरेंस है।
इसके बाद शायद तुम्हारी एक और क्लास होगी इसकी, इसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म ख़त्म हो भी जाए, लेकिन क्वेश्चन करवाने हैं कम से कम 2 दिन तो इस पे क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन करवाऊंगा तुम लोगों को इस पे, शायद ये लास्ट। हम्म, हो गया भाई, हो गया, तुम्हारा ये लास्ट था। अब इसके बाद हम जब मिलेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे खाली इस पे, ठीक। ये चैप्टर तुम्हारा पूरा ख़त्म है। इस पे जो तुम्हारे पास डीपीपी है, मॉड्यूल है, उससे क्वेश्चन करते रहो तुम लोग। और जब हम अगली बार मिलेंगे तो क्या करेंगे, इस पे सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक। हो गया, लिख लियो इसको, ख़त्म है, बस लास्ट। तो इसको जितना भी डीपीपी में सवाल है और मॉड्यूल में है उसके बाद वो सारे के सारे कर लेना, जो डाउट होगा वो आगे पूछ लेना। हाँ, कर लोगे इतना, खत्म है पूरा। इसके बाद मैग्नेटिक क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसको पढ़ेंगे, फिर ये तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा वापस। हाँ, चलो।